नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जमुना बीनी है। मैं एक राइटर हूँ और एक एकेडमिशियन भी। इसके साथ एक माँ भी हूँ। मेरा एक 7 साल का 7 इयर्स का मेरा एक बहुत ही प्यारा बेटा है जिसका नाम मैंने गोगोल रखा। आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन की बगीचा का सबसे अगर कोई सुंदर फूल है तो वो है गोगोल। और बेसिकली मैं कमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। रागा मेरा कह सकते हैं पैतृक गांव है, नेटिव विलेज है, लेकिन मेरा जन्म हुआ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर जीरो में। और जो मेरी आप कह सकते जो प्राइमरी स्कूलिंग है या जो शुरुआती जो एजुकेशन है वो मैंने वहीं जीरो से ही मैंने हासिल किया। इसके बाद 10+2 मैंने ईटानगर के हायर सेकेंडरी स्कूल से वहीं से मैंने पास आउट किया। फिर मैं ग्रेजुएशन करती हूँ 2005 में देरा नारतुंग गवर्नमेंट कॉलेज से। इसके साथ ही उसके बाद मैं एमए मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट से मैंने एमए किया विथ डिस्टिंक्शन यानी कि गोल्ड मेडल के साथ। यस, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। और साल 2014 में मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की वही राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। और बाय प्रोफेशन या मेरी पेशे की अगर हम बात करें तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में। मैं वहाँ सर्व करती हूँ। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है कंपैरेटिव स्टडी एंड ड्रामा। मैं मोस्टली कंपैरेटिव स्टडी और ड्रामा के पेपर्स वहाँ पढ़ाती हूँ। और आई लव टीचिंग। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। फ़ायदा इन द सेंस हर साल आप एक फ्रेश यंग माइंड के साथ आप रूबरू होते हैं। जैसे ही ओल्ड बैच होता है वो पास आउट हो जाता है, इसके बाद हर साल आप जैसे अभी मैंने कहा कि आप यंग और बहुत ही पोटेंशियल लोगों से, जो पोटेंशियल स्टूडेंट है उनसे आप मिलते हैं। आपको 2 साल उनको ट्रेन करना होता है। जब भी अक्सर ये होता है कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में बच्चा को मैं आऊँगी कि मैं क्यों बच्चा बोल रही हूँ कि कोई स्टूडेंट जब हायर एजुकेशन तक, ख़ासकर जब यूनिवर्सिटी लेवल तक जब पहुँचता है तब तक मैच्योर हो चुका होता है। तो यूजुअली उसमें क्या होता है कि जो प्रोफेसर है वो उनको फ्रेंड्स कह के पुकारते हैं, उसको इस तरह से एड्रेस करते हैं। लेकिन मेरे मामले में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए अभी जैसे मेरे मुंह से बच्चा निकला, मैं अपने सारे स्टूडेंट को सारे के सारे स्टूडेंट को मैं बच्चा ही कह के बुलाती हूँ। और मैं उनको बताती भी हूँ कि ये किसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते नहीं कि मैं बड़ी हूँ आप मुझसे छोटे हैं, ये दिखाने के वास्ते मैं बच्चा बच्चा बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल भी इससे आप ऑफेंडेड ना फील करें। मैं बच्चा इसलिए बोलती हूँ बिकॉज ऑफ एक मदरली अफेक्शन के चलते मुझे ऐसा फील होता है कि आप सारे मेरे बच्चे हैं, इसलिए क्लास में आती हूँ कहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, यही बात मेरे मुंह से निकलती रहती है। और मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों की मदर हूँ और 2 साल तक आप मेरे विंग्स के अंदर, आप मेरे पंखों के तले रहेंगे। तो बड़ा एक जैसे ये कहे कि उस प्रेम को कहते हैं हिंदी में एक वात्सल्य प्रेम का माहौल रहता है मेरे अपने स्टूडेंट के साथ। एट द सेम टाइम मैं हार्ड टास्क मास्टर भी हूँ। अगर आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जो बेहतर आंसर दे सकता है वो मेरे रिसर्च स्कॉलर्स, जिन लोगों को मैंने रिसर्च गाइडेंस किया, एमफिल पीएचडी, उन लोग बताएंगे कि मैं बहुत ही कड़ाई से मैं काम लेती हूँ और खूब मेहनत करवाती हूँ, लोगों से खूब लिखवाती हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ अपने प्रोफेशन के साथ, टीचिंग के साथ। जहाँ तक अचीवमेंट का सवाल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी अचीवमेंट की बात आती है मैं थोड़ा सा नर्वस फील करती हूँ और थोड़ा
अनईज़ी भी फ़ील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या ही मैंने हासिल कर लिया कि मतलब मैं बोलूं और लोगों को लगे कि ये क्या बोले जा रहे हैं। खैर, अपने जो मेरे जो लिटरेरी जो करियर है उसके बारे में मैं ज़रूर उसमें चंद जो मुझे मुक़ामात हासिल हुई है उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। अब तक मेरे 5 किताब, टोटल 5 बुक्स मेरे पब्लिश हो चुके हैं। और उसके बाद ये जो पांचों किताब है ये अलग अलग जॉनर के हैं। कोई शॉर्ट स्टोरी है, कोई फोकटेल कलेक्शन है, कोई क्रिटिसिज्म है और कोई पोइट्री कलेक्शन है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन राइटिंग्स का, यानी कि मेरे राइटिंग्स का कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। अगर आप पूछे कि किन किन भाषाओं में, जहाँ तक मुझे याद है मैं गिन के बताऊँगी। मलयालम में ट्रांसलेशन हुआ, असमिया में ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, संताली में ट्रांसलेशन हुआ, मराठी में ट्रांसलेशन हुआ, गुजराती में, तेलुगु में ट्रांसलेशन हुआ। ये तो हो गई कुछ भारतीय भाषाएं जिसमें मेरे राइटिंग्स का ट्रांसलेशन हुआ। और कुछ फॉरेन अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो टर्किश में ट्रांसलेशन हुआ, स्पेनिश में ट्रांसलेशन हुआ, अरबिक में हुआ और उसके बाद मैंडरिन यानी कि चाइनीज़ में हुआ। और अभी हाल ही में मुझे ये पता चला कि बुल्गारियन में भी ट्रांसलेशन हुआ। बुल्गारियन में जब ट्रांसलेशन हुआ तो पद्मश्री वाइदी थोंगची जी, मैं उनको बहुत 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 ज़्यादा मैं उनको सम्मान करती हूँ। तो थोंगची जी ने कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए उन्होंने एक बात अंडरलाइन किया, एक जिसको कहते हैं कि रेखांकित किया, और मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट ऐसा, मतलब अरुणाचल के किसी राइटर का उसके राइटिंग्स का ये फर्स्ट टाइम होगा कि किसी ईस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ। तो तोंगची सर मेरे लिए, मैं कहूँ कि जेन्युइनली वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं उस चीज़ को फील कर पा रही थी, वो जिस तरह से उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज किया कि ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि किसी अरुणाचली राइटर का फर्स्ट टाइम यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होना, ये बहुत ही गौरव की बात है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे राइटिंग का एक हासिल है कि वहाँ तक मेरी बातें पहुँच रही हैं, मेरी राइटिंग वहाँ तक पहुँच रही है। आज इस समय करीब 10 या 12 ऐसे देश की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके एमए या बीए करिकुलम में मेरे राइटिंग्स इंक्लूडेड है। यस, मेरे राइटिंग्स पढ़ाए जाते हैं और ये भी बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ मैं एज ए राइटर, जैसे मैंने कहा, इतनी सारी भाषाओं में जब ट्रांसलेशन हो रहा है, मैं एज ए राइटर मैं खुश होने के साथ साथ मुझे क्या लगता है कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि क्यों ना मैं उन लोगों की भाषा थोड़ा सीखूँ। अभी जैसे मैं कालीकट गई थी जहाँ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का मलयालम में ट्रांसलेशन हुआ। तो वहाँ एक पूरा एक मलयालम में एक पाठक वर्ग है, मतलब साउथ इंडिया जो मेरे राइटिंग्स को पढ़ने वाले एक मलयालम, एक वहाँ एक रीडर्स का एक ग्रुप है, बन गया है वहाँ। तो मैं वहाँ गई तो मैंने उनकी भाषा सीखी। मेरे ट्रांसलेटर भी इस बात से बहुत खुश है कि अरे आप जो रीडर्स हैं, मलयाली रीडर्स हैं, उनको उनके लैंग्वेज में आप कुछ उनको बताने के लिए या कॉन्वर्सेशन करने के लिए आप ट्राई कर रही है, तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एज ए राइटर मैं अपने तरफ से क्या एफ़र्ट लगाती हूँ, ये मेरा अपना क्या इंडिविजुअल एफ़र्ट है। तो जैसे मैंने उनकी भाषा सीखी, जैसे वहाँ थैंक यू को नांदी कहते हैं, मैंने अपने भाषण के आखिर में मैंने जब बोला नांदी, उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो इसी तरह मुझे जब पता चला कि टर्किश में ट्रांसलेशन हो, तो मैंने सोचा कि जब मेरे ऐसे पाठक जो टर्किश में मुझे पढ़ रहे हैं, अगर उनसे मुझे मुखातिब होने का मौका मिला तो मैं उनसे कैसे कॉन्वर्सेशन करूँ। तो मैंने टर्की सीख ली कि मरहबा नसिलसेन ईम्स तशक्कुर इदरीम। फिर इसी तरह से स्पेनिश में जब ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया, मुझे मंजू जी ने बताया, तो फिर मैंने स्पेनिश सीख ली कि स्पेनिश में जैसे ओला कॉम एस्तास बिएन ग्रासियस दे नादा। तो इस तरह मैं भी अपने तरफ से बराबर ये मेरी कोशिश रहती है कि
जो मेरे अलग अलग लैंग्वेजेस में जो मेरे पाठक तैयार हो रहे हैं, जो मेरे रीडर्स तैयार हो रहे हैं, उनको उन्हीं की भाषा में कॉन्वर्सेशन का थोड़ा स्वाद मिले, उनको उनकी की भाषा के जरिए मैं उनके थोड़ा करीब आ सकूं। मैं मेरी तरफ से भी ये बराबर ये कोशिश रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक रेडियो प्रोग्राम था, उसमें मुझे होस्ट ने ये पूछा कि आपकी जो राइटिंग है वो ट्राइबल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, जैसे संथाली, और फिर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन हुआ, इसके बाद फॉरेन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन हुआ। आपको किस बात से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है या सेटिस्फैक्ट्री है कि ये फॉरेन लैंग्वेज में हो गया, ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग है या इंडियन लैंग्वेज, क्या किस बात से आप ज़्यादा खुशी महसूस करती है? मैंने कहा मैं तो ट्रिपल खुशी महसूस करती हूँ कि ट्राइबल लैंग्वेजेस के साथ जो अदर दिन जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उसमें भी ट्रांसलेशन चल रहा है, बराबर हुआ है और अभी भी चल रहा है। अभी नेपाली में भी ट्रांसलेशन हो रहा है और उसके बाद बराबर फॉरेन जो लैंग्वेजेस है उसमें भी ट्रांसलेशन हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी डिप्राइव नहीं है। चूँकि मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से आती हूँ, तो सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जैसे संताली है, वो भी बराबर मेरे राइटिंग्स को पढ़ रहे हैं अपनी भाषा में। साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, वो भी बराबर अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। एंड अबव ऑल जो फॉरेनर्स है वो भी अपनी अपनी भाषा में, जो टर्किश है वो टर्किश में, स्पेनिश है स्पेनिश में, और उसके बाद जो बुल्गेरियन है वो बुल्गेरियन में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी डिप्राइव नहीं, चाहे वो ग्लोबल रीडर्स हो या इंडियन रीडर्स हो या फिर अपने जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो रीडर्स हो, कोई भी डिप्राइव नहीं, सब तक बातें पहुंच रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि ये अब तक के कुछ मेरे हासिल हैं। संसार में ऐसा कौन इंसान होगा जिसको संघर्ष नहीं करना पड़ा हो। हर इंसान अपने जीवन में अपने हिसाब से बराबर संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। इस लिहाज से देखा जाए तो मैंने भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया। तो ये स्ट्रगल क्या है? एक तो जो मैंने पढ़ने लिखने का, जो राइटिंग का, जो मैंने ये जो फील्ड चुना, इसके कारण मुझे स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ा। एक तो सबसे पहले खुले मन से एकदम पूरी ईमानदारी के साथ हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम हम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमसे मेरा मतलब, मैं अपने बारे में मैं कह रही हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जिस समाज से आती हूँ, जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वो जो समाज है ट्राइबल समाज, वहाँ पढ़ने लिखने की या राइटिंग और रीडिंग कल्चर नहीं रहा। हमारा जो कुछ भी है वो ओरल रहा। हमारे जो अदर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य है उसमें अगर आप देखेंगे, मेघालय, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1842 या 1845 तक वहाँ पूरी तरह मतलब वहाँ शिक्षा फैल चुकी थी, एजुकेशन वहाँ प्रवेश कर चुका था। लेकिन अरुणाचल या उस समय का जो नेफा, 1947 में कहा जाता है कि उस समय एकमात्र, जब देश आज़ाद हुआ, एकमात्र स्कूल हुआ करता था। तो एजुकेशन यहाँ बहुत जो शिक्षा है वो बहुत देर से फैली है। और जैसे मैंने कहा कि राइटिंग का हमारे पास अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं, राइटिंग का कोई कल्चर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? स्कूल एक ही भी बहुत मज़ेदार फोकटेल है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ पढ़ने लिखने का कोई कल्चर नहीं है, इसके बावजूद भी राइटिंग को, रीडिंग को अपना एक क्षेत्र बना लेना, उस क्षेत्र में जाने के लिए मन बना लेना, अपने उस बैकग्राउंड के साथ अपने उस बैकग्राउंड को चैलेंज करना है। और उसके बाद जब हम लिखना शुरू कर रहे थे, आज तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया, आज आप कुछ लिखिए, ईमेल कर दीजिए। लेकिन जब हमने लिखना शुरू किया, मेरी पहली कविता छपी होंगी जब मैं 12 साल की थी। तो जब हमने लिखना शुरू किया और स्कूल और जो कॉलेज की जो मैगज़ीन है, जो यूनिवर्सिटी की जो मैगज़ीन होती है,
उसके अलावा बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के जो देश के जो जिसको कहेंगे कि रेप्यूटेड जो लिटरेरी जर्नल हैं उसमें हम छपवाना चाहते हैं, लेकिन कैसे हम छपवाएं। एक तो यहाँ से हम अपने राइटिंग्स भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको वहाँ जो सो कॉल जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ पहुँचने में ही इतना टाइम लग जाता है, और यहाँ तो कोई लिटरेरी मैगज़ीन यहाँ से तो छपता नहीं। और आज भी मुझे नहीं लगता यहाँ कोई पब्लिशर है। आज भी हमने कोई फ़िक्शन लिखा हो, कोई हमारे पास अपनी कोई क्रिएटिव राइटिंग, तो हमें बाहर ही भेजना पड़ता है, दिल्ली भेजना पड़ता है या इलाहाबाद भेजना पड़ता है। यहाँ अरुणाचल में अभी भी कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं, कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग्स को छापे। तो जैसे मैंने कहा, एक ऐसे बैकग्राउंड से आना है जहाँ स्क्रिप्ट ही नहीं, एक ऐसे स्टेज से आना है जहाँ कोई पब्लिशिंग, बिल्कुल कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं, लिटरेरी जर्नल क्या होता है इसके बारे में कोई नहीं जानता, मतलब हार्डली फ्यू, बहुत कम लोग जानते हों। तो ये अपने आप में बड़ा ये कि कहाँ से हमें वो एक मंच मिले, कहाँ से हमें वो एक पुशअप मिले, ये एक हमारे लिए बड़ा हर्डल था। और इसके साथ ही मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक का पर्सनल जर्नी एक दूसरे से अलग होता है, अनुभव अलग होता है, किसी दूसरे का दूसरा अनुभव होगा। मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने जिस लैंग्वेज को एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन चुना, दैट इज़ हिंदी। हिंदी को मैंने चुना और इस भाषा को मैंने अपने मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए चुना। इसके लिए मुझे कई क्रिटिसिज्म भी मुझे झेलना पड़ा। हमारे अपने ही अरुणाचल के लोगों ने, अपने ही लोगों ने कहा कि तुमने ये क्या कर लिया, क्यों तुम हिंदी में लिखती हो, हिंदी में लिख, तुम्हें नहीं लगता कि तुमको हिंदी वाले नोटिस करेंगे, क्या हो गया तुमको, और हिंदी देखो, हिंदी बेल्ट यहाँ से बहुत दूर है, तुमको ये आसपास की जो भाषा है ना, आसपास मतलब जो हमारे पड़ोसी जो नेबरिंग स्टेट उनका जो लैंग्वेज, उसमें लिखो ना। वो ये हिंदी वाले जो है वो ज़्यादा जोग्राफिकली वो बहुत ज़्यादा दूर है और तुम्हें थोड़ी नोटिस करेंगे, ये करेंगे, क्या हो गया तुम्हें, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इस तरह से। खैर, जो इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है, मैं उसको टोटली गलत भी नहीं मानती हूँ। एक तरह से देखा जाए तो जिन्होंने ये बातें कही पार्शली राइट भी है, सही भी है। अब देखिए, इसको इस तरह से मैं समझाने का मैं कोशिश करती हूँ। हम जब भी नोटिस से निकल के हम सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया जाते हैं, एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं। एक तो सबसे पहले उन लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ ये इंडियन है। अच्छा, मान लीजिए एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये इंडियन है, हिंदी बोलेंगे तो चौंकेंगे, अरे हिंदी बोलते हैं। और उसके बाद जब ये जानेंगे कि ये हिंदी में लिखते भी हैं, उसी अधिकार के साथ, उसी शुद्ध और साहित्यिक हिंदी के साथ, तब तो लो कर लो बात एकदम, मतलब ये उनके लिए बड़ी हैरानी भरी बातें हैं कि अरे ये इस तरह से ये उस भाषा में लिखती भी। खैर, इसके पीछे मैंने क्यों हिंदी को चुना, इसके पीछे एक किस्सा है और मैं कई बार कई मंचों से इस किस्सा को मैं सुना भी चुकी हूँ। आज इस मंच से मैं फिर से मैं दोहराना चाहूँगी। क्लास 10 के एग्ज़ाम के दौरान मेरे एक सहेली ने मुझसे ये बोला कि हिंदी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी मत करो, आराम से पास हो जाएगा, 35 मार्क्स या 33 मार्क्स स्कोर कर लें। मैंने पूछा क्यों, तो कहा कि उन लोगों को पता रहता है ये पेपर जो है ना वो दिल्ली चला जाता, और उन लोगों को पता रहता है कि नोटिस वाले हिंदी में बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वो चेक नहीं करेंगे, आंख बंद करके 33 दे देंगे। मुझे लगा कि ये जो प्रेजुडाइज है इसको ख़त्म होना होगा, ये जो दया का जो हम मार्क्स लेते हैं इसको ख़त्म होना होगा। तो फिर मैं पूरी तैयारी करती हूँ और उसके बाद 10th में मेरी हिंदी में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। स्टार्टिंग मैं शुरू से ही लिटरेरी या लिटरेचर के प्रति मेरा झुकाव रहा और मैंने खूब, अगर ये कहे कि बचपन में खूब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, जैसे चार्ल्स डिकेंस को मैंने खूब पढ़ा, ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड, टेल्स ऑफ टू सिटीज़, उनके ऐसे कौन से नॉवल होंगे जिनको मैंने नहीं पढ़ा होगा। जेन ऑस्टिन को भी पढ़ा, बहुत पढ़ा। लेकिन क्लास 10 वो एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये बात जैसे मेरे मन को कचोटने लगी। नहीं, मुझे ये जो नोटिस को लेके प्रेजुडिस है कि ये हिंदी में बहुत कमज़ोर होते हैं, ये
मतलब इस तरह का ये जो एक लेबलिंग जो किया है, इसको इसको मुझे मतलब ये जो लेबलिंग है इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। इसके बाद मैं हिंदी की तरफ मैं मुड़ती हूँ। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अ, उन लोगों के लिए एक एक्सेप्ट करना कि ये जो छोटी-छोटी आँखें, छोटी-छोटी नाक वाले जो मंगोलियन नस्ल के हैं, जिसको अक्सर इंडियन नहीं कुछ और समझते हैं, कि ये हिंदी बोलते भी हैं, उनके लिए बड़ी चौंकने वाली बात है, और वो लिखती भी हैं, ये तो और भी चौंकने वाली बात होती है। तो जैसे जिन्होंने भी कहा कि तुम हिंदी में क्यों लिखते हो, तुम्हें कभी एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो जो बोल रहे हैं वो एक्सेप्टेंस की बात है, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करें। अब मैं और एक मैं किस्सा सुनाना चाहूँगी। पिछले साल आज तक न्यूज़ चैनल ने लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया दिल्ली में, वहाँ ध्यानचंद मैदान में। मुझे यहाँ से इनवाइट किया गया। आज तक न्यूज़ चैनल में हमारा पैनल डिस्कशन था। प्रोग्राम ख़त्म हो गया और उसके बाद एक बहुत ही यंग पोएट है केतन यादव, इलाहाबाद से। तो कोइंसिडेंटली हम दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम दोनों कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए हम बात कर रहे हैं। तो केतन ने एक बहुत बड़ी बात कही। केतन ने ये कहा कि आज से 10 साल पहले हम हिंदी वालों के लिए ये सोचना, मतलब ये कल्पना करना कितना मुश्किल है हमारे लिए कि एक नॉन हिंदी बेल्ट का, मतलब एक नॉन हिंदी बेल्ट की एक ट्राइबल लेडी हमारे साथ, मतलब जो हिंदी में लिखती है और हमारे साथ वो मंच शेयर करेंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं हज़म होने वाली बात थी। तो ये जो केतन ने कहा, इसके पीछे मैंने कहा कि उनका ये जो कथन है, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये बहुत कुछ बताती है कि क्या वो जो समाज है, क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एक बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जिसको कहे कि दूर दराज की कोई एक ट्राइबल महिला है और बहुत दिखती अलग है, पता नहीं हिंदी उसकी भाषा भी नहीं, उसकी मातृभाषा भी नहीं, लेकिन हिंदी में वो धड़ल्ले से लिख रही है, क्या उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। इस चीज़ को, इस सवाल को केतन के स्टेटमेंट ने, केतन का जो कहना, जो उसने कहा, इसको बहुत ही मजबूती के साथ इसको एक तरह से कहे कि ये इसको अंडरलाइन करता है, ये सोचने पे मजबूर करता है। तो खैर जो भी हो, मैं जब इस भाषा पर जब मैंने लिखने का मन बनाया, तो चूँकि ये मेरी शिक्षा दीक्षा की भाषा रही, और जब मैंने इस पर लिखने का मन बनाया तो मेरे अंदर ये नहीं था कि, बहुत ज़्यादा उलझन नहीं था कि क्या ये उन लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या एक्नॉलेज करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इस पशोपेश में या कसमकस में, और ऐसा नहीं कि मैं उनके एक्सेप्टेंस के लिए मरी जा रही हूँ, वो सब मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा था। क्योंकि मैंने हिंदी लिटरेचर का जो हिस्ट्री है उसको मैंने खूब एक तरह से कहे कि पढ़ के मैंने बिल्कुल अपने भीतर पचा डाला, और उसको पढ़ के पचाने के बाद जो निचोड़ मैंने पाया वो ये कि हिंदी लिटरेचर में ऐसे जो लेखक हुए जिनके कारण हिंदी लिटरेचर जाने जाते हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे वो मुक्तिबोध हो, चाहे मोहन राकेश, चाहे अज्ञेय, ये सारे दरअसल देखे, अभी हम मैं एक एक करके नाम लेती हूँ। मुक्तिबोध का अंधेरे में कविता, जो भी हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो इस कविता से ज़रूर परिचित होंगे, जो क्लासिक कविता है अंधेरे में। मुक्तिबोध तो हिंदी, मतलब हिंदी भाषी थे ही नहीं, मुक्तिबोध मराठी थे, मोहन राकेश और अज्ञेय ये पंजाबी थे। और आज की अगर हम बात करें, आज के दौर में जो गगन गिल जो एक कवित्री है, बहुत उम्दा कवित्री है, देखा जाए तो वो भी पंजाबी है। और प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद तो उर्दू के लेखक थे। उस समय भारत चूँकि गुलाम था, और उन्होंने सोजे वतन नाम से एक उन्होंने किताब लिखी, और ये किताब उस गुलाम भारत में बैन हो जाती है। और जो ब्रिटिश हुकूमत की जो ये कहे कि पुलिस उनको खोजती है कि ये कहाँ है, नवाब राय के नाम से लिखते थे कि ये नवाब राय कहाँ है, इसको अरेस्ट करना।
तो उन्होंने उस अरेस्ट से बचने के लिए इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। मैंने ये पाया कि जो हिंदी लिटरेचर को सबसे ज़्यादा जिन्होंने एनरिच किया या समृद्ध किया, दरअसल वे लोग नॉन हिंदी बेल्ट, मतलब वे लोग हिंदी स्पीकर्स थे नहीं। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कि उन लोग दे विल एक्सेप्ट मी और नॉट। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, मेरे आसपास के लोगों को बड़ी चिंता थी कि पता नहीं वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। खैर, तो इस तरह से, जैसे मैंने कहा, एक्सेप्टेंस की जहाँ बात है, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक प्रतिकूल परिस्थिति, ना वहाँ पढ़ने लिखने की संस्कृति है, मैं उस संस्कृति से आती हूँ, ना वहाँ कोई स्क्रिप्ट है, मैं वहाँ से आती हूँ, ना कोई लिटरेरी जर्नल छपती है, मैं वहाँ से आती हूँ, ना कोई पब्लिशिंग हाउस है, मैं वहाँ से आती हूँ। इसके बावजूद भी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी राइटिंग्स का कई भाषाओं में, देश के विदेश के कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा है और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाई जा रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और राइटिंग मेरे लिए जुनून है, राइटिंग मेरे लिए थेरेपी है, राइटिंग मेरा कह सकते हैं कि फर्स्ट लव है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो कहेंगे कि मेरा जो हॉबी है वो राइटिंग है। तो राइटिंग मेरी हॉबी नहीं रही, राइटिंग हमेशा मेरा जुनून रहा, मेरा पहला प्यार रहा। और मेरे लिए राइटिंग बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। मैं राइटिंग को बहुत ही पावन कर्म मानती हूँ। मैं राइटिंग को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ। 2014 में जिस साल मेरी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होती है, उसी साल मुझे डायग्नोज हुआ फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया दरअसल ये एक नर्व रिलेटेड एक पेन, एक ऐसी बीमारी है जो नर्व से जुड़ी हुई होती है और उसके बाद खूब इसमें मतलब बहुत दर्द होता है, पेन होता है और वो धीरे धीरे, मतलब जैसे सिर से पेन शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे रेडिएट होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये सबसे बुरी बात है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इलाज नहीं, इसका कोई मेडिसिन भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी, ये डिटेक्ट होने के बावजूद भी इसमें रेस्ट ज़्यादा लेना होता है शरीर को। मैं कोरोना के टाइम में लगातार 8-9 घंटे मैं टेबल पर बैठकर मैंने किताब लिखा और मेरा जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसको मैंने पूरा किया। मैं ये कहूँ कि जैसे प्लेटो ने कहा, वो एक डिवाइन मोमेंट होता है। जैसे आप लिखने वाले होते हैं, आप उस डिवाइन मोमेंट में आप एंटर करते हैं और तब आपको स्पेस और टाइम का कोई ध्यान नहीं रहता। कई बार बहुत गिल्ट फीलिंग भी होता है, बिकॉज़ तब काम, मतलब आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक औरत भी हैं, इसके साथ साथ आप एक राइटर भी हैं। जैसे मैंने कहा, मैं एक माँ भी हूँ। तो अब जब आप बैठ जाते हैं तो कई बार हम कुछ हद तक क्रूएल भी हो जाते हैं। मैं सही कहूँ कि क्रूएल हो जाते हैं, क्योंकि हमें स्पेस और टाइम का ध्यान नहीं रहता। हम अपने इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो हमारा एकदम जीवित हमारा एक बच्चा भी है, उसको भी हमें ख्याल रखना है, उसको भी हमें समय देना है। तो इसलिए शायद मेरे हर किताब का जो प्रेफेस है, जो भूमिका है, उसमें मैं अपने बेटा से सॉरी मांगती हूँ कि जो टाइम मुझे आपको देना चाहिए था, वो टाइम मैं किताब को दे रही हूँ, वो टाइम मैं कैरेक्टर्स को दे रही हूँ, जो फिक्शियस कैरेक्टर्स उसको दे रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चूँकि मैं खुद ड्रीमर हूँ, मैं खूब सपने देखती हूँ। आप लोगों से भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, आप लोग कसम खाएंगे कि आप लोग सपना देखना बंद नहीं करेंगे। सपना देखना हर आदमी का, क्या कहे कि हर आदमी का अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं खूब सपना देखती हूँ, बचपन में भी खूब सपना देखती थी, अब भी खूब सपना देखती हूँ। मेरे लिए ये जो ड्रीम है, ये सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन फैक्टर रहा है, जो मुझे हमेशा आगे जाने के लिए इन द सेंस, मतलब जीवन में कई बार हमें, हिंदी में एक टर्म है सिंहावलोकन, यानी कि पीछे मुड़ के देखना। सिंह यानी जो लायन होता है,
वो भी जो सिंह है, वो जो टाइगर जो है, वो एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखता है जीवन में। वो पीछे मुड़ के देखना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ-साथ जैसे अभी मैंने कहा, जो सपने होते हैं मेरे लिए, मेरे ख़ासकर जो मेरे सपने हैं वो मुझे हमेशा आगे पुश करते रहते हैं। तो इसीलिए आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप चाहे किसी भी सोशल स्टेटस के हो, आप चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, लेकिन सपने देखना आप लोग बंद मत कीजिए। सपना आप सोचिए, अगर सपने नहीं देखते तो जीवन कितना बदसूरत, जीवन कितना बदरंग होगा। ये सपने ही होते हैं जो आपके जीवन को खुशनुमा बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, आपको जीने का एक आनंद देते हैं। तो मैं अपने यंग फ्रेंड्स से मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ कीप ऑन ड्रीमिंग।